हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा हिस्ट्री का फिफ्थ लेक्चर रहेगा। दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, और साथ ही साथ हम जैन लिटरेचर के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम करेंगे वैदिक पीरियड यानी कि आर्यंस जब इंडिया में आए थे तो उस टाइम पे कैसी उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इससे पहले मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के 4 लेक्चर्स में हमने प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, और फिर जो लास्ट लेक्चर था इसमें हमने हमने हिस्टोरिक बैकग्राउंड जो था, हिस्टोरिक पीरियड जो था उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ब्राह्मणिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा। उसी लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की भी बात करूँगा। अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो पहले देख लें, उसके बाद जो है ये वाले लेक्चर्स आप देखें। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उसके हमने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर। तो आप सब लोग यहाँ पर इनको याद रखेंगे। सबसे पहली जो बुक है वो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज़्म। ये आती है, इसको हम कहते हैं सूत पीटक। इस बुक का नाम है सूत पीटक। और सेकंड बुक जो है हाउ टू एंटर बुद्धिज़्म, जिसको हम कहते हैं विनय पीटक। और थर्ड बुक है बुद्धास फिलॉसफी एंड एनलाइटमेंट, जिसको हम कहते हैं अभिधम्य पीटक। तो इनको हम मिलाकर त्रिपीटक कहते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर का। उसके बाद 16 महाजनपद्स ऑफ एंशियंट इंडिया, जो कि आती है अंगुत्तर निकाय में। और अगली बुक जो है वो है लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा, जो कि आती है ललित विस्तार बुक में। उसके बाद महात्मा बुद्धाज 200 स्टोरीज, इस बुक का नाम है जातक। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बुक्स याद रखनी है, इसमें मैंने मेंशन की हुई हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब जैनिज़्म पे के ऊपर बात करते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के ऊपर हम जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर मेनली वैदिक पीरियड आर्यंस जब आए थे उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के। तो जैन लिटरेचर जो है मेनली 2 मेजर कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है। आगाम यानी कि कैनोनिकल लिटरेचर, और दूसरा है नॉन आगाम लिटरेचर। आगाम लिटरेचर को हम आगाम सूत्रास भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे ऐसी सेक्रेड बुक्स हैं जैन रिलीजन की, और इनको लिखा गया है प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत लैंग्वेज जो थी उस टाइम पे ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, इस वजह से जैनिज़्म का फैलाव उतना नहीं हो पाया था। उसके बाद जो नॉन अगम लिटरेचर है इसका, जैनिज़्म का, उसमें कमेंट्रीज़ हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, इंडिपेंडेंट वर्क्स जो हैं डिफरेंट ऑथर्स के, वो सारे एक साथ कंपाइल करके रखे गए हैं नॉन अगम लिटरेचर में। और इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। इसको लिखा गया है प्राकृत लैंग्वेज में, संस्कृत में, मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, अलग अलग भाषाओं में इसको लिखा गया है नॉन अगम लिटरेचर को। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। तो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा जो मेन पार्ट है वो बेस्ड रहेगा वैदिक पीरियड के ऊपर। वैदिक पीरियड यानी कि जब आर्यंस आए थे। तो ये हिस्टोरिक पीरियड का एक मेन जो फीचर है वो है एडवेंट ऑफ आर्यंस। आर्यंस जब इंडिया में आए, ओरिजिनली आर्यंस जो थे वो कहाँ पे रहते थे? ओरिजिनली इनको माना जाता था कि ये साउदर्न रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया के बीच में ये एक स्ट्रेच है, उसमें ये रहते थे। एंड दे स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है ये बोलते थे, जिसमें मोस्टली ये संस्कृत जो थे ये बोलते थे। अर्लीस्ट लाइफ अगर देखी जाए इनकी आर्यंस की, तो ये पैस्टोरल थी, वेरेज एग्रीकल्चर बीइंग अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और एग्रीकल्चर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। पेस्टोरल लाइफ ये जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार ये चलते थे। और इनके साथ साथ जो डोमेस्टिकेशन थी उस टाइम पे भी अच्छी थी, प्रिडोमिनेंट थी डोमेस्टिकेशन, और एग्रीकल्चर भी वेल डेवलप्ड था लेटर वैदिक पीरियड में। पर जो प्री वैदिक पीरियड था उसमें पेस्टोरल लाइफ थी इनकी। उसके बाद अगर देखा जाए जो डोमेस्टिकेशन है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और हॉर्स जो था, घोड़े का जो
डोमेस्टिकेशन होता था वो सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी था इनके लिए, क्योंकि इनकी लाइफ्स के लिए, क्योंकि हॉर्स की वजह से ही ये एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूव करते थे। तो इन्होंने हॉर्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था 6th मिलेनियम, यानी कि 6000 ईयर्स बैक इन BC, इन ब्लैक सी एंड इन यूराल माउंटेन्स। ब्लैक सी और यूराल माउंटेन्स में, आपको पता होगा मैप में आप देखेंगे, ब्लैक सी और यूराल माउंटेन्स जो सेंट्रल एशिया के पास आते हैं, वहाँ से इन्होंने हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया गया था 6000 ईयर्स अगो। और इसमें 60,000 हॉर्सेस अगर देखे जाएं तो इनके जो बोन्स हैं अभी भी यूराल माउंटेन्स में पाए गए हैं, जो कि 3000 BC पुराने हैं। काऊ वाज आल्सो डोमेस्टिकेटेड, जो गाय थी वो भी इस टाइम के ऊपर, जो आर्यंस थे ये इसको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था काऊ को। साथ ही साथ जब आर्यंस इंडिया की तरफ मूव करे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तो सबसे पहले साउदर्न रशिया से ये सेंट्रल एशिया में आए और फिर ईरान में आए, जहाँ पे इंडो आर्य ईरानियंस रहे। ज़्यादा समय के लिए ये ईरान में रहे, रशिया से आकर सेंट्रल एशिया में आके फिर ईरान में ज़्यादा समय तक ये रहे। उसके बाद जो है इन्होंने इंडिया की तरफ आगमन किया। अब जो आर्यंस हैं इनको हम, एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है आर्यंस का जिसको हम कहते हैं ऋग्वेदा, उसके थ्रू हम जानते हैं इसके बारे में। हमने ऋग्वेदास जो वेदास हैं उसके बारे में हमने पहले ही ब्राह्मणिक लिटरेचर में पढ़ लिया प्रीवियस क्लास में। अर्लीस्ट आर्यन जो कि जोग्राफिकल एरिया जो कवर करते थे वो कवर करते थे ईस्टर्न अफ़गानिस्तान का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का, पंजाब और यूपी, ये सारे एरियाज़ जो थे अर्लीस्ट आर्यंस जो है ये एरियाज़ ऑक्यूपाई करते थे जब ये इंडिया में आए। होल रीजन वेयर आर्यंस सेटल्ड फर्स्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड एज लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो यहाँ पर जो मैंने पहले बताया कि जो पूरा जोग्राफिकल एरिया इन्होंने कवर किया वो किया अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, इसके बीच में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये भी इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था आर्यंस ने जब ये इंडिया में आए थे। अब यहाँ पर जो पूरा रीजन है जहाँ पे आर्यन सबसे पहले सेटल हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसको हम कहते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स। लैंड ऑफ 7 रिवर्स में इसमें 5 जो पंजाब की रिवर्स आती हैं, जो कि पंजनाद कहीं कहलाते हैं। उसके बाद गंगा सिस्टम की भी कुछ रिवर्स जो हैं, यहाँ पर 2 रिवर्स, यहाँ पर गंगा और सरस्वती, ये दोनों रिवर्स भी इसके अंडर आती थी। इन आर्यंस का फैलाव यहाँ तक था। उसके बाद आर्यंस जो थे माइग्रेट किए गए। आपको पता है कि आर्यन जब माइग्रेट हुए थे इंडिया में, ये डिफरेंट वेव्स में थोड़े थोड़े जो पॉपुलेशन थी वो माइग्रेट हुई थी इंडिया में। अर्लीस्ट जो सबसे पुरानी वेव है जो कि ऋग्वेदिक पीपल को रिप्रेजेंट करती है, वो करती है 1500 BC। 1500 BC में ये आए थे इंडिया में। इंडिया में सेंट्रल एशिया यानी कि साउदर्न एशिया, साउदर्न रशिया से पहले ये सेंट्रल एशिया आए। सेंट्रल एशिया के बाद ये ईरान में आए। ईरान में ज़्यादातर समय के लिए रहे, पर ईरान से फिर बाद में ये मूव करे इंडिया में। इंडिया में 1500 BC तक ये यहाँ पर आ गए थे। जब इंदस वैली सिविलाइजेशन अपने अंतिम चरम पे थी, ख़त्म होने वाली थी, तो तब जो है ये आर्यन जो थे इंडिया में आए थे। अब जब आर्यंस यहाँ पर आए तो इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे, इंडिजिनस पीपल जो थे यहाँ के, उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होना ही था, क्योंकि जब ये बाहर से आए थे तो यहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं आया कि बाहरी जो लोग हैं यहाँ पर आएँ। तो यहाँ के लोग जो थे उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया आर्यंस के साथ। उस टाइम पे यहाँ के लोगों को हम दासाज या दासयूज कहते थे। दासाज को मेंशन किया गया है कि ईरानियन लिटरेचर में कि ये अर्ली जो आर्यंस थे उनकी ही एक ब्रांच थी दासाज, पर जो दासयूज थे ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इंडिया के। तो दासाज जो थे, दासाज को जो आर्यंस के चीफ थे, यानी कि वैदिक पीरियड में जो आर्यंस आए थे यहाँ पर, वो दासाज की तरफ तो इनका सॉफ्ट कॉर्नर था, सॉफ्ट हार्ट था, पर जो दासयूस थे इनके लिए बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थे, बहुत ज़्यादा इनको मारते थे। जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दासयू हत्या जो है मेंशन की गई है ऋग्वेदा में बहुत ज़्यादा बार। तो आर्यंस और यहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे जिनको हम दासयूस कह सकते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था यहाँ पर। और उस वजह से जो आर्यंस ने लगातार यहाँ पर
क्योंकि आर्यंस बहुत ज़्यादा डेवलप थे उस टाइम पे, तो यहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे उनको अपने अंडर ये रखते थे और इनकी हत्या भी करते थे, जिसको मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में एज अ दास्यु हत्या। अब दास्यूस जो थे उस टाइम पे वो क्या करते थे, वो वॉरशिप करते थे फैलस को, यानी कि किंग ऑफ फर्टिलिटी, एंड डिड नॉट कीप कैटल फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये क्या थे, जो दास्यूस थे उस टाइम पे, जो इंडिया के लोकल इनहेबिटेंट्स थे, ये जो हैं ये कैटल्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, और ये वर्शिप करते थे किंग ऑफ फर्टिलिटी को, यानी कि फैलस। अब यहाँ पर इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया इस वजह से आर्यंस के साथ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सबसे पहले जो अगस्त ऋषि थे, जब ये आर्यंस यहाँ पर आए थे, तो इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट एक ऋषि थे अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ने आर्यन कल्चर जो था अब साउथ में भी, साउथ जो इंडिया था वहाँ पर भी फैलाया था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो गौतम राहुगढ़, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्प्रेडर थे आर्यन कल्चर के, जो कि इन्होंने नॉर्थ में स्प्रेड किया था आर्यन कल्चर को। उस टाइम पे नॉर्थ के राजा थे राजा विधे। तो ये आपको याद रखना है, उस टाइम पे कौन थे राजा नॉर्थ के, जब गौतम राहुगढ़ ने आर्यन कल्चर को नॉर्थ में स्प्रेड किया था, संस्कृत सिखाई थी नॉर्थ के लोगों को। तो उस टाइम पे राजा विधे जो है यहाँ के राजा थे। कंट्री नेम्ड आफ्टर ट्राइब भारता विच अपियर्स फर्स्ट इन ऋग्वेदा। तो यहाँ पर जो ट्राइब यहाँ पर आया था आर्यंस का, सबसे पहला जो ट्राइब था यहाँ पर, उस वो ट्राइब था भारता, जो कि ऋग्वेदा में भी मेंशन है कि भारता जो ट्राइब है भैया, भारता क्लैन जो है सबसे पहले यहाँ पर आया था। अब यहाँ पर भारता क्लैन की का राज जो है वो कैसे आया। भारता क्लैन वाज अपोज्ड बाय होस्ट ऑफ 10 चीफ्स। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि जब ये आर्यंस यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे दासियोस, उन्होंने इनका जो है अपोज किया था। पर यहाँ पर जो भारता क्लैन के लोग थे, उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो उन्होंने इनको हरा दिया था। उस टाइम पे जो 10 चीफ्स थे, 10 होस्ट चीफ्स थे इंडिया के, उस टाइम पे इन्होंने भारता क्लैन का, जो भारता ट्राइब थी, इसका अपोज किया था और उनके खिलाफ युद्ध किया था, जिसको हम बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहते हैं, जो कि परुष्णी रिवर के नज़दीक लड़ा गया, यानी कि रावी रिवर, परुष्णी इसका पुराना नाम था, उसके नज़दीक ये बैटल ऑफ 10 किंग्स लड़ा गया, जिसमें भारता क्लैन जो था, भारता ट्राइब था, वो जीत गया था। अब इसमें देखा जाए जो होस्ट ऑफ 10 चीफ्स थे यहाँ के इंडिया के, उसमें आर्यन ट्राइब्स भी आती थी, जो पहले वाले प्री आर्यंस थे, वो ट्राइब्स भी आती थी, और 5-9 नॉन आर्यंस ट्राइब्स जो थी वो भी आती, जो कि लोकल इनहेबिटेंट्स थे इंडिया के। इनके जो चीफ्स थे, इन दोनों के चीफ्स जो थे, 5 चीफ्स जो कि आर्यन ट्राइब्स के थे, जो प्री आर्यन ट्राइब्स के थे, और 5 चीफ्स जो कि नॉन आर्यन ट्राइब के थे, उन उन सब ने आपस में मिलकर भारता क्लैन के ऊपर अपोजिशन की थी, उनके खिलाफ युद्ध किया था। पर भारता क्लैन जो था, भारता ट्राइब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये डेवलप्ड था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इस वजह से जो भारता क्लैन जीत गया था, और इसी के नाम पे फिर जो इंडिया था उसका नाम भारत पड़ गया था। उस टाइम पे पुरुष वाज वन ऑफ द डिफीटेड ट्राइब। जब भारता ने डिफीट किया होस्ट ऑफ 10 चीफ्स को, जो कि यहाँ के इनहेबिटेंट थे उस टाइम पे, प्री आर्यंस और नॉन आर्यंस को मिला के, तो वहाँ पर जो पुरुष थे, वो जो कि डिफीटेड ट्राइब्स थे, जो उस डिफीटेड ट्राइब में आते थे, जो कि हार चुके थे, उन्होंने भारतास के साथ मिलकर एक नई रूलिंग ट्राइब बनाई, जिसको हम कहते हैं कुरूज। कुरूज बनी कब, जब भारतास और जो डिफीटेड ट्राइब एक थी जिसका नाम था पुरूज, वो एक साथ आए, तो उन्होंने एक नया ट्राइब बनाया जिसका नाम था कुरूज। उसके बाद वैदिक पीरियड अगर देखा जाए, अगर मोटे तौर पे, तो ये 1500 बीसी से लेकर स्टार्ट हुआ था और 600 बीसी तक ये रहा। अराउंड 250 ईयर्स इसमें ट्रांजिशन पीरियड था, जब ट्रांजिशन हुई थी फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, चैल्कोलिथिक पीरियड के बाद टू वैदिक पीरियड जब आया, तो उसमें 250 ईयर्स का ट्रांजिशन पीरियड भी रहा। यहाँ पर वैदिक पीरियड अगर देखा जाए, तो स्टार्ट में इसको हम जब इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था, तब इसको ऋग वैदिक पीरियड कहा जाता है, और लास्ट अंत तक आते हुए इसको उत्तर वैदिक पीरियड कहा गया। ऋग वैदिक पीरियड जो है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक ये रहा, और उत्तर वैदिक पीरियड जो है 1000 से
600 बीसी तक ये रहा। ऋग्वेदिक पीरियड में मोस्ट वेदास जो थे ये कंपोज किए गए थे, जिसमें ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा, मेन जो 3 वेद थे ये सारे ऋग्वेदिक पीरियड में कंपोज किए। पर उत्तर वैदिक पीरियड जो था उस टाइम पे अथर्ववेदा कंपोज हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले क्लास में कि जो ब्राह्मणिक लिटरेचर था जिसमें वेदास जो 3 वेदास जो थे ये जंगलों में ये बनाए गए थे, इनका कंपोजिशन जंगलों में किया गया था। पर जब सिविलाइजेशन जो आई थी वो आई थी वैदिक पीरियड में। उसके बाद जो है फर्स्ट सिविलाइजेशन की उत्पत्ति के बाद अथर्ववेद की कंपोजिशन हुई थी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा वैदिक पीरियड के बारे में। अब वैदिक पीरियड की कुछ हम खासियतों के बारे में यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि क्या 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 यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक रहे थे। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ की मटेरियल लाइफ कैसी थी, यहाँ की लाइफ जो है कैसी रही थी, इन लोगों के पास क्या क्या चीज़ें थी। Probably introduced spoked wheel first appeared in Caucasus area in 2300 BC। जो यहाँ जो आर्यंस थे इन्होंने ही सबसे पहले स्पोक्ड व्हील यानी कि व्हील जो स्पाइक्स की से बनी हुई व्हील थी उसकी डिस्कवरी की थी। सबसे पहले इसको ही इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, आर्यंस ने, जो कि कॉकेशियन माउंटेन्स हैं उसके अराउंड जो ये जब ये पहले रहते थे उस टाइम पे इन्होंने ये 2300 BC के अराउंड इन्होंने इस व्हील की डिस्कवरी की थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्लाउ शेयर वॉज मेड ऑफ वुड। तो जो प्लाउ शेयर जो हल ये यूज़ करते थे फॉर एग्रीकल्चर, तो ये वुड का हल जो है ये यूज़ करते थे। अगला अगर देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल लाइफ का इनका, तो दे न्यू अबाउट डिफरेंट सीजन्स के बारे में इनको अलग अलग पता था कि कब कौन सा सीज़न आता है, कब कौन सी फसल लगानी है, ये भी इनको पता था। एंड वॉर्स फॉट फॉर द सेक ऑफ काउज। उस टाइम पे जो आर्यंस थे ये इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होती थी वो ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए काउज़ का इस्तेमाल, ये काउज़ को डोमेस्टिकेट करते थे, साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी करते थे। पर काउज़ के ऊपर इनको आपस में बड़े बड़े युद्ध भी लड़ने पड़ते थे, क्योंकि काउज़ ही इनकी मेन ऑक्यूपेशन थी, मेन इनकी अगर जायदाद देखी जाए उस टाइम पे तो ये काउज़ ही होती थी। एंड दे डिडेंट ऑक्यूपाइड वेल एस्टेब्लिश प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इनके पास कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, पैस्टोरल लाइफ जीते थे उस टाइम पे। तो इनके पास कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं होती थी कि एक एस्टेब्लिश प्रॉपर्टी है इनके पास ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे, एग्रीकल्चर ये करते थे, बस यही इनका था। उसके बाद नो क्लियर एविडेंसेस ऑफ रेगुलर ट्रेड, इनके पास कोई भी ये रेगुलरली ट्रेड नहीं करते थे। जैसे कि अगर आर्यंस जो पहले सेंट्रल एशिया में थे या साउदर्न रशिया से जो थे फिर ईरान में आए, पर जो ईरान या इंडिया के साथ इनका जो इनके आने से पहले इनका ट्रेड जो है उतना ज़्यादा देखा गया है कि उतना ज़्यादा रेगुलर नहीं था। एंड दे डिड नॉट लिव्ड इन सिटीज़ बट इन फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट्स। तो ये क्या थे, आर्यन ये जो लोग थे ये कहाँ पे रहते थे, ये मड मड के बने हुए कुछ सेटलमेंट्स जो घर थे उसमें रहते थे, ना कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन जो थी इंडिया की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चर जो है बहुत ज़्यादा डेवलप था, अर्बन था, सिटीज़ जो थी बहुत ज़्यादा फेमस थी। उसके बाद जब उसका पतन हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसके बाद जो ये वैदिक पीरियड आया था जब इंडिया में आए थे, तो उस टाइम पे इनका जो था ज़्यादा सिटीज़ नहीं बना बना पाए थे, ये रूरल एरियाज़ में ही ये रहते थे। और इनके जो सेटलमेंट्स थे ये मड से बने हुए होते थे, मिट्टी के बने हुए घर इनके पास थे। और ये फेमिलियर थे केव माउंटेन्स, जो माउंटेन्स में केव्स होती हैं उनको भी ये बनाते थे, उसके साथ भी ये फेमिलियर थे आर्यंस। तो इनकी मटेरियल लाइफ इस प्रकार से आगे भी अगर देखा जाए तो भगवानपुरा साइट जो कि हरियाणा में अभी एक्सकेवेट की गई है, भगवानपुरा साइट, और 3 और साइट्स जो कि पंजाब में एक्सकेवेट की गई हैं, वहाँ से ये देखा गया कि यहाँ से पेंटेड ग्रेवेयर पीजीडब्ल्यू, जो ये पॉटरी है पीजीडब्ल्यू पॉटरी ये पाई गई है। इसका मतलब जो है अम, कि आर्यन लोग जो थे लेट हड़प्पन पॉटरी इसको कहा जाता है। तो आर्यंस जो थे इन्होंने पेंटेड ग्रेवेयर यानी कि पीजीडब्ल्यू का इस्तेमाल जो है स्टार्ट किया था उस टाइम पे। एट भगवानपुरा 13 रूम्ड मड हाउस हैज़ बीन आल्सो डिस्कवर्ड। तो इसी साइट के ऊपर भगवानपुरा साइट जो है हरियाणा में, यहाँ पर ही 13 रूम मड हाउस भी यहाँ से मिला है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे जो हाउसिंग थी वो मड हाउसेस जो है ज़्यादा बनते थे, और बड़े बड़े हाउसेस बनते थे, 13 से 14 कमरों के ये घर बनते थे।
अब अगर देखा जाए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मटेरियल लाइफ जो थी इनकी, उसमें अब हमने बात की थी कि इसमें इन्होंने पीजीडब्ल्यू पॉटरी का इस्तेमाल किया। अब पीजीडब्ल्यू पॉटरी के साथ साथ इन्होंने आयरन जो था वो भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया इस पीरियड के दौरान, आयरन पीरियड के दौरान। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर और आयरन फेज कल्चर एंड लेटर वैदिक इकोनॉमी। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि पीजीडब्ल्यू जो पेंटेड ग्रेवेयर का इस्तेमाल इन्होंने कैसे किया, फिर आयरन का इस्तेमाल ये किस प्रकार से करते थे, उस फेज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, और लेटर वैदिक जो इनकी इकोनॉमी जो थी क्या क्या थी आयरन्स की। अब यहाँ पर देखा जाए तो अराउंड 1000 BC के अराउंड आयरन अपीयर्स इन धरवार डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आयरन जो था, आयरन यानी कि लोहा, ये अपीयर हुआ था सबसे पहले 1000 BC में इन धरवार डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे पहले साउथ में इसको पाया गया। उसके बाद इसी टाइम के ऊपर अगर देखा देखा जाए तो आयरन को गंधारा एरिया जो था पाकिस्तान का, वहाँ पर भी इसको पाया गया। अभी जो प्रेजेंटली ये पाकिस्तान, उस टाइम पे ये पूरा भारत का एरिया होता था, अफगानिस्तान भी इसमें आता था। तो उस टाइम पे आयरन जो था पहले तो कर्नाटका में पाया गया 1000 BC के अराउंड, पर सेम टाइम पे गंधारा एरिया जो था पाकिस्तान का, वहाँ पर भी पाया गया। अब यहाँ पर जो 1000 BC का एरिया जो पीरियड था, ये आर्यन पीरियड था। अब आयरन ऑल्सो अपीयर्ड इन ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन सारी स्टेट्स में भी आयरन को पाया गया, आयरन यहाँ से निकाला गया। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड नॉलेज ऑफ आयरन स्प्रेड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इन विदेहा। और उसके बाद, क्योंकि पहले वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक ही था, पर वैदिक पीरियड जब अंत की तरफ था, उस टाइम पे ये आयरन की जो नॉलेज थी, आयरन को यूज़ करने के लिए एज अ टूल, उसकी नॉलेज जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर विदेहा तक ये फैल गई थी। अब कुछ देखा जाए कि आयरन का इस्तेमाल ये लोग कैसे करते थे, कि ये कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स भी इन्होंने बनाए थे जो कि आयरन के होते थे। पर जो प्लाविंग शेयर होता था, प्लाविंग करते थे, ये वुडन प्लाव शेयर ये इस्तेमाल करते थे, वुडन हल इस्तेमाल करते थे। ये आयरन का हल इस्तेमाल उस टाइम पे नहीं कर पाते थे, अभी वो इतना प्रचलित नहीं था। वैदिक जो लोग थे, इन्होंने जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर में इन्होंने बहुत सारे जो पहले ये बार्ले का प्रोडक्शन करते थे, पर बाद में इन्होंने राइस और वीट का प्रोडक्शन भी इन्होंने शुरू कर दिया था, और राइस और वीट इनकी बहुत मेन और चीफ क्रॉप्स बन गई थी। लेटर वैदिक पीरियड में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्ट्स आए, बहुत सारे आर्ट्स आए, आयरन भी डिस्कवर हो चुका था। तो उसके बाद जो है स्मिथ्स और स्मेल्टर्स जो थे, स्मेल्टर जो कि आयरन वगैरह के डिफरेंट टूल्स बनाते थे, तो ये भी ज़्यादा प्रचलित हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। उसके बाद अगर देखा जाए तो वीविंग जो थी, कुताई बुनाई जो है, ये भी शुरू हो गई थी। पर उस टाइम पे ज़्यादातर कुताई बुनाई का काम जो है वुमेन ही करती थी, पर ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा वाइड स्केल के पे होती थी, क्योंकि वुमेन ही करती थी, पर बड़े स्केल पे करते थे। लेदर वर्क, पॉटरी, कारपेंटर्स वर्क मेड ग्रेट प्रोग्रेस। उस टाइम के ऊपर जो लेदर का काम था, और पॉटरी जो थी, और साथ ही साथ जो कारपेंटर्स का काम था, ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका था आर्यन पीरियड के दौरान, यानी कि वैदिक पीरियड के दौरान। और लेटर वैदिक पीरियड में देखा जाए, जो लेटर वैदिक पीरियड था, यहाँ पर 4 टाइप की पॉटरी आ चुकी थी, 4 अलग अलग टाइप की पॉटरी जो थी, जो मैंने आपको बताई भी थी पिछले लेक्चर में, पिछले से पिछले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, वो लेक्चर भी आप देख लें, जिसमें 4 टाइप ऑफ पोट्री जो थी, इससे वो लोग बिल्कुल अवगत थे, उनको इसके बारे में जानकारी थी। जिसके जो टाइप्स हैं वो थे ब्लैक एंड रेड वेयर, उसके बाद ब्लैक स्लिप्ड वेयर था, पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर। पर पेंटेड ग्रे वेयर जो था मोस्ट डिस्टिंक्टिव था इस पीरियड में, और सबसे ज़्यादा यूज़ होता था वैदिक पीरियड में पेंटेड ग्रे वेयर की पॉटरी का। उसमें ग्लास हॉर्ड्स, बैंगल्स फाउंड इन पीजीडब्ल्यू लेयर्स यूज्ड फॉर प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जो ग्लास हॉर्ड्स थे या बैंगल्स थे, जो कि पीजीडब्ल्यू लेयर्स की पेंटेड ग्रे वेयर लेयर्स इसमें पाई गई थी, यूज फॉर प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट्स के लिए। यानी कि जो ये पॉटरी थी, यहाँ पर इन बैंगल्स को रखा जाता था, ग्लास के हॉर्ड्स जो है इन जो पेंटेड ग्रे वेयर की पॉटरी, तो इस इनमें रखा रखा जाता था। और साथ ही साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स थे, उनको भी, जो इम्पोर्टेंट प्रेस्टीज के लिए
उस टाइम पे उन लोगों के ऑब्जेक्ट्स होते थे, वो जो है वो प्रिजर्व करते थे इन पॉटरी, पीजीडब्ल्यू पॉटरी में ये प्रिजर्व करते थे। जेवल वर्कर्स वर आल्सो मेंशन्ड इन लेटर वैदिक टेक्स्ट। लेटर वैदिक टेक्स्ट में जो जीवल वर्कर्स थे, जेवलरी से रिलेटेड जो वर्कर्स थे, उनका भी मेंशन किया गया है लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में। अब यहाँ पर जो टर्म नगारा है, नगाड़ा टर्म जो है यूज्ड की गई है लेटर वैदिक टेक्स्ट में। यहाँ पर ये फेंट बिगनिंग थी टाउन्स की एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ यानी कि नगारा जो वर्ड है, नगारा, इसका मतलब है कि ये सिटीज़ यानी टाउन्स का जो स्टार्ट हुए थे टाउन्स बनना, वो लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक वैदिक टेक्स्ट में देखा जाए तो इनका आगमन हो चुका था। जो टाउन्स थे वो बनना शुरू हो गए थे। सबसे पहले जो टाउन्स बने थे इस आर्यन पीरियड में, वैदिक पीरियड में, वो थे हस्तिनापुर और कौशंबी। कौशंबी यानी कि इलाहाबाद, हस्तिनापुर जो है हरियाणा में आता है। कैन बी रिगार्डेड एज ए प्रिमिटिव टाउन्स, इनको हम प्रिमिटिव टाउन्स भी कहते हैं, सबसे पुराने टाउन्स। और इनको प्रोटो अर्बन साइट्स भी कहा जाता है, प्रोटो अर्बन साइट्स। अब वैदिक टेक्स्ट जो है वो आल्सो रेफर करता है सीज एंड सी वॉयजेस उस टाइम के ऊपर, ये भी रेफर करता है कि सीज और सी वॉयजेस भी उस टाइम पे होती थी, पर ज़्यादातर लैंड के थ्रू होती थी, पर सी और सी वॉयजेस भी उस टाइम पे मेंशन की गई हैं कि होती थी। तो ये है मटेरियल लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में कैसे मटेरियल लाइफ जी जाती थी, क्या 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 चीज़ें उसमें यूज़ होती थी। आयरन का कल्चर भी हमने पढ़ा कि आयरन और जो पीजीडब्ल्यू ग्रे जो पॉटरी थी, पेंटेड ग्रेवेयर की, कैसे प्रचलित थी वैदिक पीरियड में। अब हम पढ़ेंगे कि वैदिक पीरियड के दौरान जो ट्राइबल पॉलिटी थी, कि वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, उस टाइम पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो थी वो वर्क करती थी विद ट्राइबल चीफ इन सेंटर एंड, जिसको हम राजन कहते थे। अब यहाँ पर क्या थी, जो भी राजा जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालता था, वो उसको हम राजन कहते थे। और एक एक ट्राइबल, पूरे ट्राइब का एक चीफ होता था, जो कि हमेशा सेंटर में इसको रखा रखा जाता है। इसका महल वगैरह सब सेंटर में बनते थे, और उसके बाद जो है इसके इर्द गिर्द जो है पूरा ट्राइब जो है बसता था। और इसको राजन के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी थी, वो हेरिडिटरी बेसिस पे थी। वो जो इसके बेटे थे, उसके क्लैंस जो थे, उसके बेसिस वही जो है राजा बन पाते थे। पर कुछ ट्रेसेस जो है इलेक्शंस के भी पाए गए हैं ट्राइबल असेंबली में, जिसको जिसको हम समिति कहते हैं, ट्राइबल असेंबली को। इस समिति में कुछ ट्रेसेस इलेक्शंस के भी पाए गए हैं। यहाँ पर जो 3 ट्राइबल असेंबलीज यानी कि तीन ट्राइबल क्लैंस जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, वो हैं सभा, समिति और विधाता। सभा का मतलब था कि उस टाइम पे जो सभा होती थी वो नॉर्मल लोगों के बीच में होती थी, पर समिति में हाई प्रोफाइल लोग जो थे वो होते थे, जिसमें राजा और उसके जो प्रीस्ट थे वो भी यहाँ पर शामिल होते थे। उसके बाद विधाता जो ये मीटिंग होती थी, असेंबली होती थी, ये कॉमन लोगों के बीच में होती थी, सभी टाइप के कॉमन लोगों के बीच में होती थी, जिसमें लो कास्ट के लोग भी आते थे, मेन भी आते थे, वुमेन्स भी यहाँ पर आती थी। दोस्तों, वैदिक पीरियड के दौरान जो किंग यानी कि राजनाज होते थे, तो वो कुछ फंक्शनरीज जो है, इनकी फंक्शनरीज कुछ होती थी जिनको असिस्ट करके ये चलते थे। फंक्शनरीज का मतलब है जो कि बहुत ज़रूरी थी पूरी किंगडम जो इनकी होती थी, पूरे ट्राइब की, उसको असिस्ट, उसको चलाने के लिए, फंक्शन करने के लिए कुछ फंक्शनरीज होती थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट फंक्शनरी देखा जाए तो वो होती थी पुरोहिता। पुरोहिता होते थे इनके, पुरोहित होते थे, जो कि इनके सलाहकार भी होते थे, कैसे इनको चलाना है, उसके बारे में ये सलाह देते थे राजा को। अब उस टाइम पे जो था, जब वैदिक पीरियड था, उसमें 2 प्रीस्ट सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए हैं, मेजर पार्ट इन्होंने प्ले किया है ऋग्वेदा पीरियड में। एक था वशिष्ठा और सेकंड था विश्वामित्र। वशिष्ठ जो थे ये कंजर्वेटिव अप्रोच के थे, और विश्वामित्र जो थे लिबरल अप्रोच के थे, उनका वाइड अप्रोच थी, वाइड थिंकिंग थी। और विश्वामित्र ने उस टाइम पे गायत्री मंत्र की कंपोजिशन की थी, जिसने ताकि वो आर्यन वर्ल्ड को, आर्यन जो लोग थे उनके वर्ल्ड को वो वाइडन कर सके, जो था ज़्यादा दूर तक फैला सके। तो ये उस टाइम पे हुआ था। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी अगर देखा जाए जो उस टाइम पे थी, वो थी सेनानी। सेनानी क्या थे? ये सेनानी जो है, स्पीयर्स, एक्सेस, स्वॉर्ड्स, ये जो तलवारें वगैरह थे, उसका या फिर कुल्हाड़ी वगैरह का इस्तेमाल ये करते थे। तो सेनानी का मतलब था कि ये क्या करते थे, ये किंगडम को ये बचाते थे, किंगडम के लिए ये लड़ते थे।
युद्ध वगैरह में ये काम आते थे। और चीफ जो था ये इसमें आप अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो पॉलिटी जो थी उस टाइम पे कि जो भी चीफ होता था या किंग था उस टाइम पे ये टैक्स भी रिसीव करता था, जिसको यहाँ पर बाली कहा गया है वैदिक पीरियड में। बाली टैक्स ये रिसीव करता था फ्रॉम पीपल, लोगों से वॉलेंटरली जो लोग देना चाहते थे वो देते थे एज अ इन द फॉर्म ऑफ बाली। अब ऋग्वेदा जो था ये इसने मेंशन नहीं किया है ऐसे ऑफिसर्स को जो कि जस्टिस एडमिनिस्टर कर सकें। जस्टिस का जो था उस टाइम पे कोई भी ऑफिसर नहीं था। जस्टिस जो है खुद ही राजा करता था। उसके लिए कोई अलग से एक ऑफिसर नहीं बनाया गया था एडमिनिस्टर करने के लिए जस्टिस को। उसके बाद देखा जाए तो कुछ ऐसे ऑफिसर यहाँ पर बनाए गए थे, कुछ ऐसे लोग यहाँ पर इनको कुछ ऐसी पावर दी गई थी जो कि अथॉरिटी एंजॉय कर रहे थे। ये यहाँ पर लार्ज एरिया के ऊपर इनकी एक अथॉरिटी थी कुछ लोगों की, यानी कुछ ऑफिसर्स जो यहाँ पे राजा के द्वारा चुने गए थे। तो इनको हम कहते थे व्रजापति। व्रजापति जो थे ये एक राजा इनको एक बड़ी अथॉरिटी दे देता था कि एक लार्ज एरिया इनको एडमिनिस्टर करने के लिए दे देता था और या कि जिसको हम पैस्चर ग्राउंड भी कहते हैं। तो इनको हम व्रजापति कहते थे। हेड ऑफ ये क्या थे, ये लेड बाय हेड ऑफ फैमिलीज कॉल्ड कुलापास। ये जो हेड ऑफ फैमिलीज होते थे उस टाइम पे, लोगों के जो भी एक फैमिली का हेड होता था जिसको हम कुलापा कहते थे, उसके ऊपर ये प्रजापति जो थे ये एडमिनिस्टर करते थे। उन लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, बाकी चीज़ें जो थी उनकी अथॉरिटी पूरे एरिया के ऊपर होती थी। वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, बाकी सारी चीज़ों को वो देखते थे, वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ उन उसको वो देखते थे और राजा तक वो पहुँचाते थे। जो वहाँ पर हेड ऑफ फाइटिंग होर्ड्स जो थे वैदिक पीरियड में उसको हम ग्रामीणास कहते थे। ग्रामीणास जो थे बैटल के लिए यानी कि युद्ध के लिए इनको तैयार किया जाता था। उस टाइम पे जो किंग था वो एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखता था कि लगातार एक आर्मी नहीं रखता था उस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा युद्ध नहीं होते थे। पर जो एरिया जो नाम किया जाता था वो ट्राइब के नाम से वो जाना जाता था। किसी भी जो जिस ट्राइब की वो पर्टिकुलर ट्राइब के जो होते थे उस ट्राइब के नाम से इनको जाना जाता था। जैसे कि अगर पांचाला जो है, पहले लोगों को पांचाला कहा जाता था पर उसके बाद उस रीजन का ही नाम पांचाला बन जाता था। और देन उसके बाद अभी जो है फिर बाद में राष्ट्र बन जाता था जो कि टेरिटरी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वैदिक पीरियड के दौरान। अब हम पढ़ेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी वैदिक पीरियड के दौरान जब आर्यंस आए थे इंडिया में। यहाँ पर उस टाइम पे सोसाइटी की डिवीजन जो थी चार वर्नास यानी कि चार पार्ट्स में की गई थी। चार कास्ट में डिवाइड किया गया था। यहाँ के जो लोग थे लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, वर्क जो भी वो काम करते थे उसके बेसिस पे इसको चार वर्नास में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, जिसमें ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास में इसको डिवाइड किया गया था। तो ये डिवाइड किया गया था ऋग्वेदिक पीरियड में। पर जो कास्ट का डिवीजन जो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ बर्थ के बेसिस पे ये स्टार्ट हुआ फिर लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक पीरियड में। तो मैंने आपको बताया था ऋग वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड है, पहले बता दिया। तो ऋग वैदिक पीरियड जो था इनिशियल पीरियड था जब सोसाइटी का डिवीजन जो था वर्नास के बेसिस पे हुआ था, वर्क जो काम वो करते थे उसके बेसिस पे हुआ था। पर बाद में जब उत्तर वैदिक वैदिक पीरियड आया उस टाइम पर जो कास्ट जो थी सोसाइटी की वो बर्थ के हिसाब से होने लगी कि अगर वेश्यास के घर में कोई पैदा हुआ है तो वो वेश्या ही बनेगा, क्षत्रिय के घर में जो क्षत्रिय पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय ही बनेगा। बर्थ के बेसिस पे ये डिसाइड होने लगा बाद में। अब अगर यहाँ पर गॉड्स और रिचुअल्स की बात करें वैदिक पीरियड के दौरान तो यहाँ पर कुछ जो रिचुअल्स थे यानी कि यज्ञ जो थी, यज्ञ जो किए जाते थे उस टाइम पे इम्पोर्टेंट, तो उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर तीन मेन यज्ञ उस टाइम पे होते थे। पहला यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता था, एक घोड़ा जो था उसको दौड़ाया जाता था, उसको रन करवाया जाता था। और जहाँ तक उसको बिल्कुल पट्टी बांध दी जाती थी और जहाँ तक वो घोड़ा दौड़ता था वहाँ पर राजा का जो था वो
एरिया जो है उस राजा का हो जाता था अश्वमेध यज्ञ में। उसके बाद वाजपेय यज्ञ जो था, इसमें जो है राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए अपनी जो जो भी चीज़ें थे, उसके पास जो भी ऑक्यूपेशन होती थी, सेना या उसके पास जो भी आर्मरीज होती थी, उनको वो शो करता था वाजपेय यज्ञ के थ्रू। उसके बाद होता था राजश्रेय यज्ञ। राजश्रेय यज्ञ जो था, ये होता था आउथ सेरेमनी। जब राजा बनते थे, जब नया राजा बनता था, उसकी आउथ सेरेमनी जब होती थी, शपथ ग्रहण जब होता था राजा का, उस टाइम पे राजश्रेय यज्ञ किया जाता था। तो ये थे कुछ रिचुअल्स जो कि फॉलो किए जाते थे वैदिक पीरियड में। उसके बाद अगर कुछ गॉड्स या फिर डिवाइन बींग्स जो देवता थे उस टाइम पे, उनके बारे में अगर हम देखें जाए, हिंदू धर्म में भी ये मेंशन किए गए हैं। तो उनके बारे में हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड में कौन कौन से देवता प्रचलित थे। सबसे पहले थे इंद्र देवता। इंद्र देवता जो थे, ये गॉड ऑफ रेन, रेन के यानी कि बारिश के ये देवता थे। इसको हम पुरंदर भी कहते हैं, इंद्र देवता को। उसके बाद अग्नि देवता जो थे, ये गॉड ऑफ फायर थे, आग के ये देवता थे। वरुण देवता जो थे, ये एयर यानी कि विंड यानी कि हवा के ये देवता थे। सोम देवता, जंगल के देवता कहा जाता था इनको। और मारुत देवता गॉड ऑफ स्टॉर्म यानी कि आंधी के देवता ये थे, मारुत। उसके बाद रुद्र देवता, ये रुद्र देवता गॉड ऑफ एंगर कहे जाते थे। एंगर यानी कि गुस्से वाले होते थे ये। अब ये जो इम्पोर्टेंट रिचुअल्स और मैंने गॉड्स के बारे में बता दिया कि उस टाइम पे किस इनको फॉलो करते थे ये लोग। अब हम वैदिक पीरियड के दौरान जो रिवर्स थी, उनके कुछ पुराने नाम जो थे उस वैदिक पीरियड के दौरान, जो अभी प्रेजेंटली चेंज हो चुके हैं, उनके नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो झेलम रिवर थी, उसका पुराना नाम होता था वितास्तता। वितास्तता जो था, वैदिक पीरियड में इसका नाम होता था झेलम रिवर का। उसके बाद बायस रिवर का नाम होता था विपासा। चिनाब रिवर का नाम होता था असाकनी। सतलुज का होता था सतरुदी। रावी का परुशनी। इंदस का सिंध। गंडक का सदानीरा। सरस्वती का घाघर। तो दोस्तों, आपको ये इंपॉर्टेंट नेम्स भी याद रखने की हैं वैदिक पीरियड में, ओल्ड नेम्स जो थे इन रिवर्स के। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो 6 फिलॉसफीज़ थी वैदिक पीरियड की, उसके बारे में देखते हैं कि 6 जो फिलॉसफीज़ थी वैदिक पीरियड में, वो थी सबसे पहली थी एक न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो थी, ये गौतम बुद्धा ने लिखी थी। उसके बाद सांख्य दर्शन जो था, ये कपिल जो थे, इन्होंने लिखी, जो कि बुद्धा के ये फॉलोअर थे। उसके बाद तीसरा जो फिलॉसफी थी वो थी योग दर्शन। योग दर्शन लिखी थी पतंजलि ने। वैशेषिक दर्शन जो था, ये लिखा था कनाड ने, जिन्होंने ये भी बताया था कि जो यूनिवर्स है वो एटम्स का बना हुआ है। उसके बाद उत्तर मीमांसा जो थी, ये वेद नारायण ने लिखी थी। और पूर्व मीमांसा जो थी, ये जैमिनी ने लिखी थी। तो ये 6 फिलॉसफीज थी वैदिक पीरियड के दौरान जो लिखी गई थी। उसके बाद जो अगर देखा जाए तो वैदिक पीरियड के दौरान जो स्मॉल एरिया था, उसको हम विलेज कहते थे, पर जो बड़ा एरिया होता था वैदिक पीरियड में, उसको वो लोग जनपद कहते थे। और धीरे धीरे जो जनपद जो थे, वो धीरे धीरे बड़े होते गए, लार्जर एरिया जो ऑक्यूपाई करते गए। और वहाँ पर जो किंग्स जो थे उस टाइम पे, वो लार्जर एरिया जब ऑक्यूपाई करते गए, तो उसको हम उस पूरे एरिया को कहा गया महाजनपदा। तो महाजनपदा काल के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। पहले हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम महाजनपदा काल जो था वैदिक पीरियड के बाद, कैसे वो प्रचलित हुआ, कैसे वो चला। तो 16 महाजनपद जो थे टोटल थे, जिसमें मोस्ट फेमस जो है मगध महाजनपद था। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आप गुप्ता पीरियड या मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। फिर फॉरेन इन्वेजन्स जो थे